एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल शाइन अ वर्ड विद आरजे में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाज शास्त्र का जो चैप्टर 4 है आपका कौन सा है, सामाजिक असमानता और बहिष्कार के स्वरूप। इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी कुछ आपको समझना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसको जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और अगर जो आपको इन क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अस्पृश्य जातियों की प्रमुख नियोगिताएं क्या थी। नियोगिताएं मतलब कि उनकी सब समस्याएं क्या थी या फिर उनके मतलब की आर्थिक स्थिति क्या थी, इस टाइप से जो भी आप समझ सकते हैं वो क्या थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने लिखा जो अस्पृश्य जातियों की प्रमुख निम्नलिखित योग्यताएं थी। तो पहली क्या थी, सार्वजनिक पूजा के स्थानों जैसे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकना। तो क्या था, जो अस्पृश्य जातियाँ होती थी उन्हें मंदिर या फिर किसी भी धार्मिक संस्था में प्रवेश करना वर्जित था। उनको जो है उनको ये आज्ञा नहीं होती थी कि वो किसी मंदिर वगैरह में जाके पूजा कर सकें। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर पाना। उन्हें धार्मिक क्रियाएं मतलब पूजा पाठ सार्वजनिक स्थल में करने की अनुमति नहीं थी। वो अपने घर पर कर सकते थे लेकिन जैसे मंदिर वगैरह में प्रवेश वगैरह नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक कुआं तालाबों का प्रयोग नहीं कर पाना। सार्वजनिक स्थल जैसे होटलों, जलपान गृहों, मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाना। तो उनको जो है जो भी सार्वजनिक स्थल होते थे उनसे बहुत ही दूर रखा जाता था, क्योंकि उनको जो है समाज की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा निम्न और हीन समझा जाता था। इस वजह से उनको कुओं, तालाबों, होटल, मनोरंजन के स्थान, जो भी खाना होटल वगैरह होता था वहाँ कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। इनके यहाँ ब्राह्मण ना तो पुरोहिताइन कर सकते थे और ना ही अन्य कोई जाति अपनी सेवा उपलब्ध करा सकती थी। आर्थिक दृष्टि से अस्पृश्य जातियों को व्यवसाय के भी चयन की स्वतंत्रता नहीं थी। बाकी जो अस्पृश्य जातियाँ होती थी उनको ये भी अधिकार नहीं था कि वो अपना क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, कैसे धनोपार्जन करना चाहते हैं, उनको ये भी स्वतंत्रता नहीं थी। उनके जो मतलब की जाति में जो कार्य उनके पूर्वज करते आ रहे थे उनको वही करना होता था, मतलब कि वो अपने हिसाब से अपना चयन नहीं कर सकते थे। लास्ट जो है वो हमारा राजनीतिक दृष्टि से अस्पृश्य जातियों के लोगों राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। वे किसी उच्च पद पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। इन्हें मताधिकार से भी वंचित रखा जाता था। तो पिछले टाइम में ये सब बहुत ही ज़्यादा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सभी को समान बराबर का अधिकार मिलता है, लेकिन पहले ऐसा होता था। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अस्पृश्य निवारण हेतु संविधान में क्या प्रावधान किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि ये सब कैसे दूर हुआ था, हमारे संविधान में इसके लिए क्या क्या कानून है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा भारतीय संविधान में अस्पृश्य निवारण के लिए अनेक प्रावधान रखे गए। उदाहरण, संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात पर बल दिया गया कि किसी भी जो नागरिक के साथ धर्म, लिंग व जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो अस्पृश्य जाति को दूर करने के लिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे जो है कदम उठाए गए थे, बहुत सारे जो है नियम बनाए गए थे। जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है, वो ये बताता है कि जो भी भारत का नागरिक है उसके कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थानों पर प्रवेश के लिए समान सुविधाएं होंगी। सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नान गृह, सड़कों आदि के उपयोग के भी समान सुविधाएं होंगी। मतलब कि इस आर्टिकल जो आर्टिकल नंबर 15 इसके अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख हो, ईसाई हो, या फिर किसी भी लिंग का हो, लड़की हो, लड़का हो, या फिर अदर लिंग का हो, या फिर किसी भी जाति का हो, उसे हर मतलब कि समान अवसर मिलेंगे। उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसे कहीं भी जाने के लिए मना नहीं किया जा सकता है, जो कि सार्वजनिक स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य की सभी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं और नियुक्तियों के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो और जो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 16 है उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लिंग का हो, जाति का हो, उसको समान सभी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, सरकारी नौकरियाँ होती हैं, उसमें समान अवसर दिए जाएंगे और सभी को वहाँ पर नौकरी पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता पर अपराध घोषित करता है। बाकी जो आर्टिकल 17 है ये अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है, मतलब कि यहाँ पे जो अस्पृश्यता, छुआछूत के विरोध बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। जो भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको जो है वहाँ पे अपराधी घोषित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 जो है 29 शिक्षा संस्थाओं में धर्म, जाति, रंग व वंश के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 38 सभी नागरिकों को समान सार्वजनिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।
तो ये सारे के सारे आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है और इससे आपका जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अनुसूचित जातियों की कोई 2 समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जातियों की तो बहुत ही सारी समस्याएं हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से इससे पढ़ लेते हैं। तो जो पहली समस्या वो हो जाएगी शिक्षा के विकास की समस्या। तो पहले जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी शिक्षा प्राप्त करने में, उनको जो है समान अवसर नहीं मिलते थे, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा शोषण एवं अत्याचार की समस्या। तो शोषण भी होता था उन पे, जो अनुसूचित जाति होती थी उन्हें कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको धार्मिक स्थल में पूजा वगैरह करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, वहाँ से वंचित रखा जाता था और उनके साथ बहुत सारे भेदभाव होते थे। तो ये जो 2 हैं ये हैं हमारे जो समस्याएं हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। अगर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ जाता है तो आप जितनी भी आपको पता हो, समझ में आ रहा हो, सारा को सारा आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसूचित जनजातियों की कोई 2 समस्याएं बताइए। तो यही हम लोग ने देखा अभी, दोबारा हो गया है, सॉरी, इसको हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम की विवेचना कीजिए। तो सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे, चलिए देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए। इन्हें सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ इनकी समस्याओं के समाधान हेतु अनेक उपाय किए गए, जिनमें से 3 उपाय प्रमुख हैं। पहला कौन सा है, लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों में इनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई। तो जो लोकसभा और जो राज्य विधानमंडल होते हैं, यहाँ पर जो अनुसूचित जाति हैं इनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं, वो वहाँ पर अपना पद ले सकते हैं। सेकेंड है सेवाओं में आरक्षण की सुविधा। तो जो है इनके लिए सबसे बड़ा यही कदम उठाया गया क्योंकि इन्हें आरक्षण प्रदान होने लगा था, इनको हर जगह पे जो है यहाँ पे आरक्षण मिलने लगा था। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु कल्याण व सलाहकार एजेंसियों की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है हमारा अन्य पिछड़े वर्ग में किन्हें सम्मिलित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि अन्य पिछड़े वर्ग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अन्य पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने का आधार संपूर्ण जाति तथा समूह है। इन वर्गों में उन जातियों तथा समूहों को सम्मिलित किया जाता है जो निम्न लक्षण पाए जाते हैं। पहला क्या है, जातीय संस्थान के निम्न स्थित, बल्कि जो जातियों में निम्न होते हैं उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग में रखा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, उनको भी रखा जाता है। सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा व्यापार वाणिज्य व उद्योग के क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है हमारा मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। जो मंडल आयोग होता है वो क्या होता है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, ये आपको इसमें बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत सन 1969 ईस्वी में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन कब हुआ था। तो 1979 में जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ था, किसके, आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। तो इसी को मंडल आयोग कहा जाता है। अगर जो आपका 1 लाइनर में आ जाता है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है तो आप लर्न कर लीजिए, 1979 में हुआ था और किस आर्टिकल के अंतर्गत, 15 और 16। आगे बढ़ते हैं। आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मंडल आयोग की सिफारिशों पर लंबी चर्चा के बाद 13 अगस्त 1990 को इन सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकारी जो है ज्ञापन जारी किया गया। इनमें अन्य पिछड़ा वर्गों को भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली सिविल सेवाओं और पदों में 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत मुख्य ये बात बताई गई है कि जो भी भारतीय सरकार में सिविल सर्विसेज होती हैं, सिविल सेवाएं होती हैं, उसके अंतर्गत जो अन्य पिछड़े वर्ग होते हैं इनको 27% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले का पूरे देश में काफ़ी विरोध हुआ तथा इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं दाखिल हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के आधार पर 13 अगस्त 1990 में सरकारी ज्ञापन को लागू करते समय अन्य पिछड़े वर्गों में सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ते हुए अति समृद्ध तबके को आरक्षण के क्षेत्र में रखा गया था। तो ये था हमारा मंडल आयोग के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के 2 प्रमुख कारण क्या है। तो जैसे कि हमारे भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ वो सारा कुछ हुए थे, कानून नियम बनाए गए थे। पिछड़ी जातियों में भी बहुत सारी स्थितियों को सुधार करने के कानून बनाए गए थे। इसी तरीके से हमारे भारत में स्त्रियों पर भी बहुत ज़्यादा रोक, अत्याचार वगैरह होते थे। तो उनकी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए भी बहुत सारे कानून वगैरह बनाए गए थे। तो वो क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं।
भारत में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है संवैधानिक या कानूनी सुविधाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे संविधान और कानून में क्या क्या सुविधाएं स्त्रियों को दी गई हैं, जिसके द्वारा उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। तो स्त्रियों की दशा सुधारने में सर्वाधिक योगदान कानूनी सुविधाओं को जाता है। समय समय पर सरकार द्वारा जो विवाह तथा उत्तराधिकार संबंधी विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं, उनमें उन्हें समाज में सम्मान तथा सुरक्षा प्राप्त हुई है। ये प्रमुख अधिनियम है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 तथा दहेज निरोधक अधिनियम 1961। तो आप ये भी जो भी अधिनियम है उन वो कब कब लागू हुए हैं वो आपको याद रखना है। ये आपके जो है एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा प्रसार। जो है जब भारत में शिक्षा प्रसार पर बल दिया गया था, बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया गया था, तब से जो है स्त्रियों की जो वो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सुधरने लगी थी। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा की तीव्रता से विकास हुआ। प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक स्त्री शिक्षा में द्रुतगति में वृद्धि हुई है। शिक्षा प्रसार के परिणाम स्वरूप भारतीय स्त्रियां अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी। उन्होंने पुरुषों के समान स्त्री सुधार आंदोलन में सक्रियता भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। आज स्त्रियां भी पुरुषों की तरह हर काम करती हैं तथा शिक्षित होने के कारण वो पुरुषों के सभी क्षेत्रों में, बल्कि पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो ये सारे कुछ उपाय थे जिसकी वजह से जो स्त्री शिक्षा है, बल्कि स्त्री की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी, उसको कोई भी आगे परेशानी नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है सामाजिक आंदोलन से क्या आशय है। सामाजिक आंदोलन क्या होता है, वो क्या होता है, तो यही हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलन एक प्रकार की चेतन सामाजिक क्रिया है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों और संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका उद्देश्य किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित रहता है। सामाजिक आंदोलन किसी सामाजिक परिवर्तन को लागू करने, किसी परिवर्तन या प्रथा प्रचलन का विरोध करने या सामाजिक परिवर्तन को समाप्त करने, पूर्व स्थिति लाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन सीमित, व्यापक या अत्यधिक व्यापक तथा उग्र भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नारीवादी आंदोलन, पर्यावरण से जुड़े आंदोलन, सार्वजनिक स्वच्छता एवं सुविधाओं से जुड़े आंदोलन कुछ ऐसे भी सामाजिक आंदोलन हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं। समाज में किसी भी बुराइयों के विरोध या फिर कोई प्रथा हो गई, कोई कानून हो गया, उसके विरोध में जो आंदोलन करे जाते हैं, समाज के सभी लोग एकजुट होकर जिस क्रिया को करते हैं इन प्रथाओं या इन कानूनों के विरुद्ध, तो वो सामाजिक आंदोलन कहलाता है। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर जो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। और अगर जो ऐसे ही क्वेश्चन आप और देखना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।